हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत आज हम चौथी क्लास देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लास इस सीरीज़ में करा चुके हैं। ठीक है, तीनों ही क्लास का जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर इन क्लासों की आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी तीनों ही क्लासों की PDF को शेयर कर दिया है। आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने के रिविजन के लिए। ठीक है, आज हम चौथी क्लास देखेंगे सीरीज़ के अंतर्गत। जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देखेंगे यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल का करंट अफेयर देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, देखिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। ये हमारी आज चौथी क्लास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, यूपी स्पेशल में जो स्टैटिक जीएस है उसके अंतर्गत आज हम जनगणना को देखेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस जनगणना से बनते हैं, सेंसस से बनते हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उससे। और एग्जाम्स में बार बार यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें बार बार इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं कि यूपी एक झलक के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों पहले थोड़ी नेशनल बात कर लेते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, है ना, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में हमारे यहाँ पे सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी, और जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने 1872 में सबसे पहले जो है वो जनगणना कराई थी भारत में, और उसे भारत की पहली जनगणना बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि दूसरी जनगणना हमारी कब हुई थी, तो 1881 से जो लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा विधिवत रूप से, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1872 हमें याद रखना है, और उसके बाद हमें याद रखना है 1881 कि वहाँ से जो जनगणना शुरू हुई थी वो विधिवत रूप से शुरू हुई थी। इसके बाद हम देखें दोस्तों, 2011 की जो जनगणना भारत में हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसका नंबर भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि वो कौन से नंबर की जनगणना थी। अगर बात करें दोस्तों आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर की जनगणना थी, 2011 वाली, ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। और अभी जो 2021 में जो संपन्न हुई है वो कौन सी थी, वो 8वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको अंतर याद रखना है, ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जनगणना का हमें डाटा नहीं मिला है 2021 वाली जनगणना का, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा था। ठीक है, कोरोना काल था, तो इसमें अभी समय लग सकता है, मे बी इस साल के अंत तक हमें वो डाटा पूरा मिल जाए। ठीक है, आगे का फैक्ट देखेंगे दोस्तों। जब ये जनगणना शुरू हुई थी ना 2011 वाली, तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, है ना, ये फैक्ट हमें याद रखना है। ठीक है, देखिए उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, 71, है ना, 71 जिले उस समय उत्तर प्रदेश में थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में यूपी में कितने जिले हैं, 75। तो आपको ये फैक्ट जो है ना अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये भूलना नहीं है कि जनगणना जब हुई थी उस समय कितने जिले थे, 71 जिले थे। ओके, अगर बात करें तहसील की, तो जैसे वर्तमान में कितनी तहसील हैं, वर्तमान में 351 हैं। मैंने पिछली ही क्लास में बताया था वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है, 351। बट जब जनगणना हुई थी उस समय 312 तहसील थी। ठीक है, ये भी आपको समझना है, याद रखना है। और 648 वैधानिक नगर थे, एवं गांव की संख्या कितनी थी, 1,06,774, 1,06,774 क्या थे, गाँव थे। तो 1,06,000 के आसपास गाँव उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। अब तो इनकी संख्या बढ़ ही गई होगी, है ना। अगर बात करें राज्य की कुल जनसंख्या की, देखिए दोस्तों, तो राज्य की कुल जनसंख्या देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे नंबर लिखे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश आयोग के बारे में अगर मैं बात करूँ, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लास्ट डिजिट तक जो है फैक्ट वो पूछ लिया जाता है। बजट में कई बार ऐसा हो चुका है और जनगणना में भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको सारे के सारे नंबर्स हैं ना, एटलीस्ट इसके तो याद रखने ही रखने हैं जनगणना के। तो ये कितनी है, 19,98,12,341। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 19,98,12,341 जो है वो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल जनगणना है। कब की जनसंख्या है, कब, 2011 की। ठीक है, अगर बात करूं भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, और भारत में ये प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की, तो ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में कुल हिस्सेदारी में जनसंख्या में, तो ये 16.51%, 16.51% हो जाती है, लगभग 16.5% है ये। ठीक है, कुल पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये लगभग 10,50,00,000 है। कितनी है, 10.5 करोड़। दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग लिखा है क्योंकि बहुत सारे नंबर आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसकी परसेंटेज आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, परसेंटेज बहुत जरूरी याद रखना, 52.29% है।
जो पुरुष जनसंख्या है कुल जनसंख्या में वो 52.29% है। अगर मैं बात करूं महिला जनसंख्या की तो वो लगभग 9.5 करोड़ है और वो है आपकी 47.71%। ये जो दो फैक्ट है ना, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगभग वाली जनसंख्या जो है उस पर नहीं देना है, लेकिन परसेंटेज काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में दोस्तों। इसके आगे उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 2001 में जो प्रतिशत था वो था 77.73%, है ना। और अगर मैं बात करूं नंबर में तो लगभग 15.5 करोड़, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन बताई थी? लगभग 20 करोड़। 20 करोड़ में से लगभग 15.5 करोड़ पॉपुलेशन क्या थी? ग्रामीण जनसंख्या थी, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो 77.73। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या की तो दोस्तों 77.73 ग्रामीण हो गई। जो बचा 100 में से वो क्या हो गया? वो नगरीय पॉपुलेशन हो गई, नगरीय जनसंख्या हो गई। तो वो कितनी थी? 22.37%। और अगर नंबर में बात की जाए तो ये 4.5 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो 4.5 करोड़ ये, 5.5 करोड़ ये, दोनों को मिला के लगभग 20 करोड़ हो जाता है। क्योंकि हमने अभी पॉपुलेशन बात की थी, कितनी की थी? 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 2 करोड़, ठीक है। लगभग 2 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। दोस्तों अगर भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत में अगर बात करूं, आप इस पहले फैक्ट को समझिए कि जो इंडिया की टोटल रूरल पॉपुलेशन है उसमें यूपी का जो हिस्सा है वो कितना है? यूपी का हिस्सा है लगभग 18.37%, ठीक है। कितना है? 18.37%। और ये भी प्रथम स्थान पर है, ये भी प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 यूपी, और नंबर 2 पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल है, ठीक है। अगर बात करें 2001 से लेकर 2011 के बीच कुल दशकीय वृद्धि दर, ओके, तो ये कितनी थी? 20.23%, 20.23%, ठीक है। अगर बात करें इसी दौरान कुल वार्षिक वृद्धि दर, देखिए जो वृद्धि दर है ना, ग्रोथ रेट है ना, वो 2 तरह से नापी जाती है। एक तो 10 ईयर की, ठीक है, 10 की वृद्धि दर जैसे हम कहते हैं, और एक वार्षिक तौर पर। और दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है, दोनों ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.85%, ओके। दोनों ही फैक्ट को आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है। वार्षिक वृद्धि दर पूछी जाती है तो 1.85%, और अगर दशकीय वृद्धि दर पूछी जाती है तो 20.23%, ओके। अगर बात की जाए 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर में गिरावट कितनी रही? देखिए 2001 में दशकीय वृद्धि दर क्या थी, ओके, और 2011 में क्या रही? तो 2001 में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 25.75%, ओके। और जो 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर रही वो रही 20.23%। तो काफ़ी बार एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5.62%। कितना है? 5.62%, ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? दशकीय वृद्धि दर में 2001 से लेकर 2011 के बीच कितनी कमी आई, गिरावट कितनी आई? 5.62%, ओके। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत जनघनत्व कितना था, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, तो ये कितना था? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके। अगर बात की जाए कि 2001 से 2011 के बीच जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए 2001 में जो जनघनत्व था और 2011 में जो जनघनत्व हुआ उनके बीच का डिफरेंस ही क्या रहेगा? वृद्धि। तो ये कितना है? 139, ओके। अगर देखिए अगर 829 में से 139 हम घटा दें, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये हमारा निकल के आएगा 690, यानी कि 2001 का जनघनत्व कितना था? 690, और 2011 का जनघनत्व कितना है? 2011 का जनघनत्व कितना है? 829, ठीक है। अगर बात की जाए जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी का जो स्थान है ना दोस्तों वो चौथा है, ओके। अगर बात की जाए देखिए अगर हम जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में यूपी का स्थान क्या है? चौथा। तो यूपी से आगे कौन कौन से हैं? बिहार है, पश्चिम बंगाल है और केरला है, और इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद यूपी का आता है। तो यहाँ पे मैं बिहार का बता दूं 1106 राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का है, 1106। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ राज्य की बात की जाए तो यूपी चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर राज्य और यूटी दोनों को मिला दिया जाए तब यूपी का क्या रैंक है? ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 9th, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का जो रैंक है वो 9वां स्थान है, ठीक है, 9th रैंक पर है यूपी, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट इस तरह समझने हैं। अगला हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना था। दोस्तों बार बार ये प्रश्न एग्जाम में देखा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में जनगणना से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो यूपी का जो लिंगानुपात था वो 912 था। 912 का मतलब हो गया प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 912 थी, ठीक है। लेकिन
पूछ लिया जा सकता है, बल्कि पूछा गया है काफ़ी बार कि 2001 से 2011 के बीच जो औसत लिंगानुपात में वृद्धि हुई वो कितनी हुई। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2001 में क्या लिंगानुपात था और 2011 में क्या लिंगानुपात रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है 14 अंक की वृद्धि हुई, ठीक है। 912 में से जब हम 14 अंक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 898। तो जो लिंगानुपात 2001 में था वो कितना था, 898, और 2011 में कितना हो गया, 912 यहाँ पे लिखा ही है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 14 अंक। ओके, अगर बात की जाए 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात तो ये 902 था। इसमें भी हम नेशनल से पीछे हैं। अच्छा, नेशनल लिंगानुपात कितना है भारत का लिंगानुपात कितना है, 943, ठीक है। तो हम नेशनल से पीछे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है, 67.72%, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, कितनी है साक्षरता दर, 67.72%। अगर मैं बात करूँ भारत की साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, तो इंडिया की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो है आपकी 73। तो हम यहाँ भी पीछे हैं, यूपी की जो साक्षरता दर है वो यहाँ भी पीछे है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए 2011 से कितनी वृद्धि हुई, तो 2011 से यहाँ पे 11.36% की वृद्धि देखने को मिली थी। 2011 में जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी कम थी, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की औसत पुरुष साक्षरता दर, तो देखिए दोस्तों इसमें जो औसत पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है। ओके, अगर इसमें वृद्धि की बात करें हम तो 8.48% की इसमें वृद्धि देखी गई थी। कब से, 2011 से। 2011 से जो वृद्धि देखी गई थी वो कितनी देखी गई थी, 8.48% की। लेकिन अगर यहाँ पे हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, महिला साक्षरता दर, तो ये कितनी हो जाती है, 57.2% हो जाती है। और इसमें वृद्धि कितनी देखी गई थी, लगभग 15% की। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप वृद्धि देखिए, जहाँ पुरुष साक्षरता में मात्र 8 या 8.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2001 में क्या साक्षरता दर रही होगी उत्तर प्रदेश की। ओके, तो और इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, 77% और 57%। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में लगभग 20% का, कितना, 20% का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और नेशनल से हम दोनों में पीछे हैं। नेशनल की बात करें तो कितनी है, 67 की बजाय नेशनल में 73%। आज की स्टैटिक जीएस में दोस्तों हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का जो जनगणना का पार्ट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी 5वीं क्लास में मिलेंगे। अब हम थोड़े से करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं, वरना जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम थोड़े करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। ओके, आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी हाल का करंट अफेयर है ये। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखिए आपको पता होगा अभी 26 जनवरी निकल के गई है और आज 28 जनवरी है। तो 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कितने, लगभग 106 लोगों को, लगभग क्या, 106 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। अब इन 106 में से उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितने आए, प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 12, बी 10, सी 8, डी 6। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी 8 जो पद्म पुरस्कार हैं वो उत्तर प्रदेश की झोली में आए हैं। इन 8 में से दोस्तों एक तो पद्म विभूषण है, कौन सा है, पद्म विभूषण। और ये किसे दिया गया है आपको पता होना चाहिए। हाल ही में जो समाजवादी पार्टी है उसके जो संस्थापक थे, मुखिया थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, मुलायम सिंह यादव जी का। तो ये किसे दिया गया है, मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी को ये दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एक, और बच्चे जो 7 हैं ना, 7 दिए गए हैं पद्मश्री। कितने, 7 पद्मश्री आए हैं यूपी के हिस्से में। तो टोटल कितने हो जाते हैं, एक इनको चला गया, ठीक है, और एक 7 पद्मश्री, तो टोटल 8 पद्म अवार्ड उत्तर प्रदेश की झोली में आए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जो 106 अवार्ड मिले हैं, 106 में से 6 अवार्ड मिले हैं पद्म विभूषण, ठीक है, 6 अवार्ड पद्म विभूषण मिले हैं, 9 अवार्ड पद्म भूषण मिले हैं, और 91 जो बचे हुए अवार्ड हैं वो पद्मश्री मिले हैं। ओके, तो ये इस तरह कैटेगराइजेशन हुआ है। ये नंबर्स भी आपसे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में या अन्य किसी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कितनी हाईटेक नर्सरी बनाई जाएंगी। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं हम। इनके ऑप्शन है 75, बी 150, सी 300 या डी 600। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी 150 हाईटेक नर्सरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये जो नर्सरी बनेंगी, ये बनेंगी आपकी इजरायली तकनीकी पर। ओके, ये इजरायली तकनीकी पर आधारित होंगी। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दूसरा स्थान, तीसरा या चौथा स्थान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून का है उसका बहुत अच्छे से क्रियान्वयन किया गया और इसी वजह से ऑल ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक मिली है, दूसरा स्थान मिला है। पहले नंबर पर कौन रहा? पहले नंबर पर आपका रहा उड़ीसा। ओके, पहले नंबर पर उड़ीसा रहा है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, ये राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत लाया गया था। 2013 में इसको लाया गया था और ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट ना यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, ये हो गया, या FSSAI की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको साथ ही साथ तैयार करना है। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त क्षमा शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या आगरा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, आगरा। वो आगरा जिले से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है और इनकी जो कहानियाँ थीं उसका नाम था चुनिंदा बाल कहानियाँ। क्या नाम था? चुनिंदा बाल कहानियाँ, चुनिंदा बाल कहानियाँ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी कृति है। इस कृति को क्या मिला है? बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से ना 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको तीनों ही फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि क्षमा शर्मा किस जिले से आती हैं, पूछा जा सकता है कि क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार मतलब कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है, या फिर उनकी जो कृति है, जो उनकी बुक है, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनने जा रही है? ठीक है, तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और ऑप्शन डी है झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद की एक प्रतिमा बनाई जाएगी जो 151 कितनी 151 फीट ऊँची होगी और इसकी आधारशिला भी रख दी गई है, इसकी आधारशिला रख दी गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग पदोन्नति आरक्षण को कितना प्रतिशत कर दिया गया है? देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिव्यांग श्रेणी में पदोन्नति जो आरक्षण है ना, रिजर्वेशन, उसको इंक्रीज़ किया है। तो इसमें पूछा गया है कि कितना कर दिया गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका 3%, 4%, 7% या फिर 9%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 4%। अब ये प्रश्न ना एक तरीके से और बन सकता है, पूछा सकता है कि पहले कितना था। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो था वो 3% था और अभी इसको बढ़ा के कितना किया गया है? 4% कर दिया गया है। तो 1% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। क्या की गई है? 1% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये मेंस में भी ये जो करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, ये मेंस में भी आपको काम आ सकता है। जब भी आप आंसर लिख रहे हो और कोई इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है या ऐसे आता है, तो उसमें आप इस फैक्ट को जोड़ सकते हैं सरकार की नीतियों के फेवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, ये है खुर्शीद अहमद। ओके, खुर्शीद अहमद को हाल में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं हम, साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार या भारत भारती पुरस्कार। तो दोस्तों इनको अभी जो हाल में खुर्शीद अहमद को जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। मैं आपको बता दूं 5 सितंबर को जो हमारा शिक्षक दिवस होता है, इसको राष्ट्रपति जी द्वारा 46 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था। 46 शिक्षकों को, टीचर्स को ये पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से एक कौन थे? एक हमारे खुर्शीद अहमद थे, उत्तर प्रदेश से एक अकेले, यूपी से अकेले थे। ठीक है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की इनामी राशि और एक रजत पदक दिया जाता है। तो हर तरीके से ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। काफ़ी सारे फैक्ट हैं इसमें। 5 सितंबर को दिए गए थे, याद रखना है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस हम किसकी याद में बनाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खुदाई के दौरान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, महोबा, एटा, बरेली या मुरादाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, बरेली। दोस्तों बरेली में एक जगह है अहिछत्र, ये एक जैन तीर्थ स्थल भी है। अहिछत्र में ये मूर्तियाँ 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, और ये एक जैन तीर्थ क्षेत्र भी है। ठीक है, क्या है? ये जैन तीर्थ क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे खुदाई के दौरान 1500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं मिली हैं और ये किसके अंतर्गत आता है? बरेली जिले के अंतर्गत आता है ये स्थान। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर परफ्यूम पार्क
क्या परफ्यूम पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी कि दुबई की तर्ज पर कहाँ पे, लखनऊ में एक परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ भी कई सारे ऑप्शन क्रिएट हो सकें। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, किसकी तर्ज पर बनेगा? दुबई की तर्ज पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? याद रखना है, मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन, देश की पहली। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, रिहाना खान, बी सानिया मिर्जा, सी अनम फातिमा या डी मुस्कान गुप्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी सानिया मिर्जा। ये वो टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा नहीं है, ये मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा हैं। किस जिले से संबंधित है? मिर्ज़ापुर से। तो आप मिर्जा करके भी ये ट्रिक से ये क्वेश्चन याद रख सकते हो। मिर्ज़ापुर की है, हाल ही में इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की है, एनडीए की परीक्षा में इनकी 63 रैंक आई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। आज हमने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम जनगणना का दूसरा पार्ट देखेंगे और हम आपकी पूरी जनगणना फिनिश करा देंगे। दोस्तों अगर जनगणना का अलग से, सेंसस का अलग से अगर वीडियो रिक्वायरमेंट होगी तो दोनों ही पार्ट को मैं मर्ज करके एक अलग वीडियो डाल दूंगा चैनल पर, जिससे कि अगर किसी को सिर्फ सेंसस देखना है तो वो आराम से उसको देख सकता है। ठीक है, तो इस क्लास की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इससे पहले जो 3 क्लासें हुई हैं उनकी PDF हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फ्यूचर में रिवीजन के लिए आप उनको अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जो वीडियो है उसको एटलीस्ट एक बार जरूर देख लें, सो दैट कि आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी पता चल जाए और आपको एक बार, क्योंकि देखने से दोस्तों सुनने से ज़्यादा हमें समझ में आता है। PDF तो हमारे पास ढेर सारी रखी रहती है, तो इसकी PDF भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपको ऑलरेडी जो 3 क्लास हुई हैं उनकी भी PDF वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।